नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 11th अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, या उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 11th स्टार्ट कर दिए हैं और काफ़ी आगे निकल गए हैं, जो चाहते हैं कि थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो मतलब दो तरह के बच्चों के लिए हुआ, जो क्लास 11th वाले हैं जो अभी रिवीजन चाहते हैं, और वो बच्चे जो बिल्कुल न्यू हैं जो अभी ये चाहते हैं कि अब थोड़ी सी सर शुरुआत की बातें पढ़ा दें। तो मेरे क्लास में जो बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों में से क्या क्या डिमांड है मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूँ, फिर मैं कुछ ना चाहते हैं आप मुझे बोल सकते हैं सर दोबारा यही पढ़ाने लगे क्या सर, क्यों सर? नहीं, आपको थोड़ी सी बात बता दूँ। शिव ऑलराउंड एकेडमी, शिव ऑलराउंड एकेडमी, एक मिनट, शिव ऑलराउंड एकेडमी, आपने बोला कि सर दोबारा यही पढ़ाने लगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, दोबारा ये नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो पीछे हो गए हैं उनको थोड़े लाइन अप करना है मुझे, और जब वो लाइन अप हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगेगा, वो जो वीडियो अपलोड है उनको देखते हुए वो आगे बढ़ जाएंगे। तो बेटा ये क्लास उन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्लास उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, जो क्लास स्टार्ट कर नहीं पाए हैं या क्लास स्टार्ट करने से डर रहे हैं, और वो बच्चे जो थोड़ा रिवीजन करना चाहते हैं और उनको क्या करना है, क्या उनसे गलती हो गई वो बताने के लिए है क्लास। मैं थोड़ा आज ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर उन बच्चों के लिए जो आगे बढ़ गए हैं उनके लिए मैं क्लासेस आगे बढ़ाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, उन चीज़ों को आपको पढ़ने को मिलेगा और बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, क्या लिखे? शुभम क्या कह रहे हो, वो समझ में नहीं आ रही आपकी बातें। हाँ, रवि पटेल सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। अब आगे क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे बातचीत करने में। आपका हर क्लास के लिए बहुत अच्छा सर, थैंक यू। विक्रम सर का न्यू स्टूडेंट अरुण वेलू, यासीन, हाँ आपको भी, सारे स्टूडेंट को नमस्कार, सारे स्टूडेंट को वेलकम। क्या थोड़ा आज पढ़ लें, इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ लें, थोड़ी याद कर लें, और बेटा क्लास 12th में जो बच्चे होंगे वो भी थोड़ा देख लो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मायने रखता है हमारे लिए। थोड़ी सी बातें समझें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, चैप्टर 1 पहला क्लास क्या होना चाहिए, देखें आप इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है। आपको थोड़ी सी बता दें कि 11 मार्क्स का 2 चैप्टर रिलेट करता है, जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जो यहाँ पर 12 पीरियड का होता है, 12 क्लासेस होते हैं, 12 लेक्चर होते हैं। कहने को तो 12 होगा आप समझो, लेकिन असल में पढ़ने पर वो ज़्यादा हो जाता है, गहराई में पढ़ने पर, डीप में जाने पर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको जो है, या एजुकेशन सिस्टम ने आपको 12 पीरियड के लिए कहा है। दूसरी बात है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु संरचना, ये 14 पीरियड का हुआ। तो टोटल कितना हुआ? 26 पीरियड होते हैं, 26 लेक्चर होते हैं, और उसमें आपको 11 मार्क्स लाने हैं। चलें, ये वेटेज है इन दोनों चैप्टर का मिला करके, ये कम ज़्यादा हो सकता है ना, जैसे कि बताया गया, दोनों का मिक्स हो करके। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत इतने टॉपिक हैं। अगर हम कहें, अब बेटा मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप वो बच्चे हैं जो 100% तैयारी करना चाहते हैं, कि जो अभी बताया गया है 60 to 70% कोर्स आएगा, तो आप कौन सा चाहते हैं? 100% की पढ़ाई चाहते हो कि 60 to 70% की? दोनों में सफलता है, दोनों में 100% सफलता है 11th के लिए, लेकिन आगे जाकर के आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए आप क्या चाहते हो वो मुझे बता दो, ताकि मुझे भी आपके लिए प्लान करने में आसानी होगी। तो बताइए आप क्या चाहते हो, कि ये 100% कि 60-70%, यानी कि ए चाहते हो कि बी चाहते हो? बताओ जल्दी से, आप सबका मैं वोटिंग लेना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों ने, और 100% बच्चों ने 100% मांग किया है, तो बेटा 100% की अगर मांग है तो आपको कुछ करना होगा। मैंने एक डिसीजन लिया है कि चैप्टर 1 की लगभग क्लासेस, लगभग लेक्चर जो मैंने बनाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, वो चैप्टर 1 की क्लासेस मैं यूट्यूब पर हफ्ते में 3 करके वीडियोस बना करके डालूंगा। तो आप अपलोड वीडियोस में जा करके देखेंगे, अपलोड करूंगा। क्या आप एग्री हो? यस,
देखो कुछ बच्चों ने 20% भी लिखे हैं, ये तो भाई वो गद्दारी वाली बात होगी, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। वैसे में 60% अगर करने वाले बच्चे जो चाहते हैं, यानी बी चाहते हैं जो बच्चे, वो याद रखना कि आप 11th तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर निकलोगे, 12th में तकलीफ में पड़ोगे। 11th को हमेशा 100% पढ़ना चाहिए। 12th में जाएंगे तो मेरा कहना था कि जब हम पढ़ाई में रहते हैं ना बेटा, उस टाइम 100% पढ़ाई करना चाहिए। जब वो हम थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि जब एग्जाम आने वाला होता है, तो जो कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है, उसी के अंदर ही पढ़ाई करना चाहिए, उससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पढ़ाई का टाइम होता है, ये जो टाइम है पढ़ाई का है, अच्छे से गहरे में पढ़ाई करने का है, तो इस टाइम आप अपने आप को बनाओ, अपने आप को संवारो। चलो आगे चलते हैं। दूसरी बात होगी, मैंने यहां पर आपको दिखाया था कि इसमें क्या क्या है। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, यानी जनरल यानी कि सामान्य इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, जिसमें केमिस्ट्री का महत्व क्या है और उसका स्कोप क्या है आपकी लाइफ में, आपके आने वाले भविष्य में। दूसरा है नेचर ऑफ मैटर, मैटर की यानी कि पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। तीसरा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग का नियम की तरफ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम, रासायनिक संयोग के नियम को हम यहां से देखना शुरू करते हैं। तो आज थोड़ी रिवीजन हो जाए क्या? बोलो, आज थोड़ी रिवीजन हो जाए। अगर आप तैयार हैं तो मैं थोड़ी रिवीजन करा दूं, और जो बच्चे पहले दिन आ रहे हैं उनको कुछ सिखा दूं। बेटा क्या आप तैयार हैं? यस बोलो बेटा, यस बोलो, नो कभी नहीं बोलना। लाइफ में नो शब्द का उपयोग कब करो? जब आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं ये काम करूंगा तो मुझे मुसीबत आ सकता है, मुझे प्रॉब्लम हो, तब नो कहना। लेकिन अगर मुझे फ़ायदा है किसी चीज़ का तो नो मत कहना, क्योंकि सामने वाला देने वाला भी होगा, वो देना बंद कर देगा। चलो ठीक है, तो चलें। यस, तो चलो मैं थोड़ी सी इस चीज़ को समझा दूं आपको। बेटा देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम, हम 5 नियम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग का। तो नियम क्या है, कौन कौन से नियम होते हैं रासायनिक संयोग के नियम, वो कौन कौन से होते हैं, और वो नियम क्या क्या होता है, और उस नियम में क्या है, वो पढ़ने वाले हैं आज। क्लास 11th वाले बच्चे ध्यान से सुनो, जो पहले दिन आ रहे हो क्लास में वो सुनो, ये बहुत आसान होगा। चैटिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। देखो बेटा, आप चैटिंग करते हो तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन कभी कभी दुख भी होता है कि बच्चा पढ़ाई करने की जगह चैटिंग कर रहा है। तो चलो, मैथ्स और फिजिक्स की बात एक बच्चे ने पूछा है, मैथ्स और फिजिक्स की क्लास प्राइम हैप क्लासेस में मिलेगा, बायोलॉजी की क्लास भी वहीं मिलेगी, प्राइम हैप क्लासेस। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस वीडियो के नीचे उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उस चैनल में जा सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारी बातें उसमें होंगी, और वो बहुत अच्छे से अरेंज भी होने वाला है, बहुत सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं। फिलहाल रासायनिक संयोग का नियम, अब पढ़ाई के अलावा मैं कोई भी बातचीत नहीं करूंगा जिससे टाइम डिस्टर्ब हो। चलो शुरू करें। रासायनिक संयोग का नियम, रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आप इस रिएक्शन को हर बच्चा देखा है क्या, कि कोयला जो है, कार्बन कोयला जो है, उसको जब जलाते हैं तो जलाने पर बहुत सारी क्या बनती है, और ये जब जलता है तो क्या लेता है, जलते समय वो लेता है ऑक्सीजन, यानी एयर से, वायु से ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेकर के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस तो उड़ जाता है, साथ में बहुत सारी प्रकाश पैदा होती है, लाइट पैदा होता है, बहुत सारी गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होता है। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, उसको जलना कहेंगे, CO2 बन जाता है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और हीट पैदा होती है, उष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होता है। इस क्रिया को बोला, इस घटना को बोला जाता है, इन दोनों के मिलने से ये दोनों पैदा उत्पन्न होते हैं, इन दोनों के मिलने से ये दोनों बनता है, इसी को तो रिएक्शन कहते हैं। और इसके लिए क्या क्या नियम है वो देखेंगे। रासायनिक संयोग का नियम लिखा है, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है, रासायनिक अभिक्रियाएं खुद को संपन्न करने के लिए जिन जिन नियमों का पालन करती है, कुदरत, प्रकृति जिन नियमों का पालन करती है, भगवान जिन नियमों का पालन करती है, क्योंकि वो नियम दे दिए हैं, काम हमें करना है, नियम दे दिए हैं, वो घटना अपने आप होगा। तो ये जिन नियमों का पालन करती है रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए, उन नियमों को हम समझ जाते हैं। बहुत
सारे सुने होंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने बहुत तपस्याएं की हैं और तपस्या करने के बाद भगवान को मना लिए कि भगवान मुझे ये वरदान दो। वो ऋषि मुनि कौन है? वो ऋषि मुनि हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, समझ रहे हैं, ये डॉक्टर्स, यही तो है ऋषि मुनि। इन्होंने ढूंढा कि दुनिया में क्या है, ये प्रकृति में क्या है जिसको कर लें तो हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, और यही जादू जो है जो आपके सामने जा रहा है ये क्लास के रूप में। तो चलिए इस जादू के बारे में सुनेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है, जिन नियमों का पालन होता है, उन्हीं नियमों को कहा जाता है रासायनिक संयोग का नियम। और ये नियम कौन कौन से हैं जरूर देखेंगे और कुछ चीजें नोट भी करेंगे हम आगे जाकर के। देखो बेटा, ये 5 नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं और इन 5 नियमों को कहेंगे सभी नियम इंपॉर्टेंट है। चलो, नियम क्या है नाम पहले जान लें, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम जानेंगे इन नियमों के बारे में। ठीक है, थोड़ी देर बाद जानेंगे सेकेंड डे पर। चलो ठीक है, क्या है जरा देखें। द्रव्यमान संरक्षण या पदार्थ की अविनाशता का नियम, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, यहां पर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पर अब चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, यानी कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य व्युत्क्रम का मतलब होता है बराबर अनुपात का नियम, बराबर अनुपात का नियम। ये क्या होता है पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा आपको। और अगला है गैलुसैक का गैस आयतन संबंधी नियम, गैलुसैक्स लॉ। तो इसमें जो नियम है आपके पास, ये 5 नियम है। इन 5 नियमों के बारे में एक एक करके बातचीत करेंगे, लेकिन इन नियमों को समझने लायक भी बताएंगे। लाइव क्लास कब तक चलेगा भैया? 9 बजे तक चलेगा, 8:30 बजे तक चलेगा, जितना भी चलेगा। आपको पढ़ना है ना बेटा, तो पढ़ो आगे जाकर के। चलिए आगे चलो, इन नियमों को देखें। इन नियमों को समझने के लिए ये चीजें कितने बच्चों को याद है? जिन बच्चों को याद है वो यस लिखो, जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद रखो। चलो बोलो। चलिए ठीक है, सबको मेरा दिल, अब बच्चे दिल दे रहे हैं। चलिए, हाँ जी, फवुग क्या लिखे हैं? अमन क्या लिखे? एमनाइट, जो भी ये नाम है भैया आप जानेंगे। सर मेरा सेकेंड डे, ओके, इसको बताने की जरूरत नहीं है बेटा। चलो, इतने सारे बच्चों को याद है, मैंने याद करा दिए हैं सारे बच्चों को, क्योंकि ये सब जरूरी था। तो याद, जैसे एल्यूमिनियम हम कैसे लिखते हैं? एल्यूमिनियम 1327 ऐसे लिखना है। यहां पर क्योंकि टाइपिंग वाला मोड होता है ना, तो लिखते नहीं बन रहा, तो हमने इस तरह से लिखा है। तो यहां पर जो ऊपर वाला वैल्यू है परमाणु भार है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है, और जो नीचे वाला यहां पर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास का मतलब होता है परमाणु भार है ऊपर वाला, परमाणु भार, और ये परमाणु का संकेत है। जैसे कि ये परमाणु का संकेत है, ये परमाणु भार है, और ये परमाणु क्रमांक है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक है। तो बेटा जिन बच्चों को याद नहीं है ना, वो एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप याद करते रहो। इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर में, हमें जानना होगा इनके बारे में। आधा है सर याद, वेरी गुड, कोई बात नहीं, याद करते रहोगे, याद हो जाएगा। अब मेरे पुराने वीडियो में मैंने कई बार पढ़ाए हैं आपको, क्योंकि शुरू से रोज पढ़ाएंगे, शुरू से मैं वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, बोल रहा हूं। यहां पर लाइव में नहीं, रेगुलर लाइव में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप जरूर इस वीडियो को देखो। तो इनको याद करना है, हाइड्रोजन 11, कार्बन 612, कार्बन 612, कार्बन 612, इसी तरह से नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, इस तरह से बोल बोल के याद करना है। बेरिलियम 49, सोडियम 1123 या 1123, इस तरह से याद करोगे। पोटेशियम 1939 है ना, इस तरह से याद करोगे। जिंक 30 65.4, इसी तरह से
गोल 79, 197, इसी तरह से याद करते जाओगे क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो इसका उपयोग करना होगा। पूरी केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जल्दी से लाइक करो अगर क्लास आज की पसंद आ रही तो सारे बच्चों का लाइक दिखना चाहिए, क्योंकि लाइक होगा मजा आएगा, लाइक होगा मन अच्छा रहेगा। सर कोरोना कब तक रहेगा? आप वो सब बात मत करो भाई मेरे, पढ़ाई पे बात करो। चलो तो पहला नियम पढ़ लें। पहला नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य का, पदार्थ की अविनाशता का नियम या द्रव्य की अविनाशता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है? ये कहता है, किसने दिया था? कुछ बुक्स में अलग अलग डेट लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, किसी बुक में लिखा है 1774 या किसी बुक में लिखा है 1789। तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। अपनी बुक आप एक बार खोल के जरूर देखिएगा, जो आपको बोला होगा वो आप लोग लिख सकते हो। यहां पर इसमें कोई बहस नहीं करनी चाहिए। बहस करनी है तो इस बात पे करो, बहस करना है तो इस बात पे करो, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। बहस करना है इसमें कभी नहीं, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे बहस करते हैं कि सर आपने इतना डेट बताया था, इसमें इस डेट पे क्या फर्क पड़ता है बेटा उससे कि कब आया? जरूरी है कि क्या है, समझ रहे हो ना भाई? कोई मोबाइल 5 साल पहले आई है और वो बहुत अच्छे फीचर लेके आई है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक नई आई है जो उससे खराब फीचर्स है, तो किसको यूज करोगे? वो पुराने को भी तो यूज कर सकते हो, क्योंकि उसकी फीचर्स अच्छे हैं, आपको पसंद है, आप उसमें अच्छे से काम कर पा रहे हो, तो डिपेंड करता है। ऐसे ही तो कुछ बातें देखें तो यहां पर देखोगे ये नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? बिल्कुल साफ तौर पे एक जवाब है, जो पदार्थ अभिक्रिया कर रही है, ध्यान सुनो, जो पदार्थ अभिक्रिया कर रही है उसका जितना द्रव्यमान है, अभिक्रिया करने के बाद जो बनना हुआ पदार्थ है यानी कि उत्पाद है, दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। यानी पदार्थ को ना तो अभिक्रिया के द्वारा ना तो पदार्थ को रासायनिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? जितना पदार्थ आप लेते हो, एक मोमबत्ती जलाते हो तो जितना मोमबत्ती और ऑक्सीजन लगती है उसके जलने में, उतना ही बनने वाला जो पदार्थ होगा उतना ही बनेगा। अगर इकट्ठा कर लें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो बनता है अभिक्रिया के दौरान, उसको अगर इकट्ठा कर लें और तौलें तो वो बिल्कुल बराबर होगा। सिंपल सी बात पे ध्यान दें। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, सिंपल सा ले रहा हूं। NaCl की रिएक्शन में करा रहा हूं AgNO3 से, और ये अभिक्रिया करने के बाद बनाता है Ag जो है Cl के साथ AgCl, और जो बच गया वो क्या है? Na बच गया NO3 के साथ। मैं यहां पर रिएक्शन नहीं समझा रहा हूं बेटा, ना ध्यान रखना। जिन बच्चों ने पढ़ाई मेरा शुरू कर दिए हैं, जो पढ़ाई पे बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, जो पढ़ाई पे पूरा लगन लगा रहे हैं, उन बच्चों को हर बात समझ में आएगी। और जिन बच्चों ने लगन नहीं लगाया, चलो पढ़ लेते हैं यार, छोड़ना यार, पढ़ाई से क्या करना है यार, जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी, तो उसकी वैसी ही होती बेटा। आपको पता है करोड़ों अरबों लोगों में कुछ ही लोग सबसे ज्यादा सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपनी मेहनत के साथ जीता है, अपने मेहनत को समझता है, अपने मेहनत को ये सोचता है कि इसी मेहनत के आधार पर मेरी पहचान होगी, तो आप अपने उसी तरह से बनाइए। तो चलिए, क्या बोला इसने, बोलो तो जरा। मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो है, आप ओपन करके देखिए, सब मिलेगा बेटा आपको। चलो ध्यान दो। पदार्थ जो है अभिक्रिया में जितने पदार्थ हमने लिए हैं, यहां पे जितना हमने इतना पदार्थ लिए हैं, इसको W1 मान लो, इसको W2 मान लो, और यहां पर बना हुआ है Ag, W3 मान लो, इसको W4 मान लो। तो क्या कह रहा है नियम? नियम कह रहा है W1 प्लस W2 जो है बिल्कुल बराबर होगा W3 प्लस W4 के। यस, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब हुआ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका एक पदार्थ के रूप से दूसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। सोडियम क्लोराइड से बन गया सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट से बन गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, यानी बात अलग हो गई। तो इस तरह से यह बन जाता है। इसे आप नोट करो। पीडीएफ क्या मांग रहे हो? हाथ नहीं है, आंख नहीं है, क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी अजय। पढ़ाई करो बेटा, ध्यान दो। जब तक लिखोगे नहीं दिमाग में घुसेगा नहीं। लिखो, देखो, लिखो, और आंखों और हाथ में, अपने हाथों पे भरोसा करो, अपने दिमाग पे भरोसा करो, अपने आईज पे भरोसा करो, अपने मेहनत पे भरोसा करो। दिमाग में बैठ जाएगा। वो लिख के देखना कितना बैठता है आपके दिमाग में। चलो, पीडीएफ मांगो? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं? नियमानुसार, नियमानुसार क्या होगा बेटा? एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया,
ऐसे लिखो, रासायनिक अभिक्रिया। कितना आसान है, देखो याद हो गया कि नहीं, बोलो। मैं मान लेता हूं ए और बी दो पदार्थ है, अभिकारक है, अभिक्रिया करके बनाता है सी और डी, दो उत्पाद बनाते हैं, दो उत्पाद बनाते, प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं, द्रव्यमान मान लेते हैं, मास मान लेते हैं, द्रव्यमान मान लेते हैं WA है, और इसका द्रव्यमान WB है, और इसके द्रव्यमान को WC मान लेते हैं, और इसके द्रव्यमान को WD मान लेते हैं। तो क्या मिलेगा? इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहां पर नहीं लिखते हैं, अभिक्रिया लिख देते हैं, यहां पर नियमानुसार करके लिख देते हैं। नियमानुसार, बोलो क्या लिखूंगा? नियमानुसार WA प्लस WB इज इक्वल टू WC प्लस WD। बस इतना लिख लेना, पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, पूरा मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। जल्दी से लाइक करो, लाइक ठोको बेटा, लाइक ठोको, लाइक ठोको, क्योंकि आगे जाकर के और भी पढ़ना है। शाम में कब पढ़ाओगे? आपको वीडियो मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहो, आप निश्चिंत रहो। जब तक आप पढ़ाई शुरू नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? सारे बच्चे ध्यान रखो, नोट कर ले सकते हैं। लिखा क्या है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल द्रव्यमान के बराबर ही होता है, बराबर होता है। इसका कुल द्रव्यमान इसके द्रव्यमान से बराबर होता है। बिल्कुल आसान है। इसको दूसरे तरह से कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट, केवल उनका रूपांतरण होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो थोड़ा सा पॉज करके भी उसे नोट कर लेना, जो मैं बोलता हूं उसको पॉज करके नोट कर लेना। चलिए हो गया। अब चलते हैं, इसी को इस तरह से बोला जा सकता है, नियम को एक तरह से मैंने बोला, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। याद हो गया? इसको दूसरे तरह से किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल चेंजेस में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट होता है, केवल रूप या अवस्था में परिवर्तन होता है। इन केमिकल चेंजेस मैटर इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इन फॉर्म और फॉर्म मतलब चेंज होना, रूप एंड कंडीशन चेंज हो जाते हैं या रूप चेंज हो जाता है, अवस्था चेंज हो जाती है या स्टेट चेंज हो जाते हैं। अवस्था को आप कंडीशन लिखे, जो कंडीशन की जगह पे आप अवस्था यानी स्टेट लिख सकते हो, इस जगह पे स्टेट भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट बात उधर समझ में आ गया। अब इधर चलते हैं। ये एक प्रयोग के बारे में बता दूं जिसको लैंडोल्ट ने किया था, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट या लैंडोल्ट का प्रयोग। लैंडोल्ट का प्रयोग, इन्होंने क्या प्रयोग किया था? लगभग 15 सालों तक प्रयोग किया था उसने। क्या प्रयोग किया था उसने? इस तरह का एक ट्यूब लिया, कांच की एक ऐसा बर्तन लिया जिसमें कुछ ऐसा बना हुआ है, 2 टेस्ट ट्यूब जैसा बना हुआ है ऐसा, और ये जो है थोड़ा सा ऐसे आकर के थोड़ा नेक बनाया, देखो थोड़ा सा उसकी गर्दन बनी, और उसके बाद यहां पर ये दोनों ही जुड़ा हुआ है और आगे जा करके ट्यूब लगे हुए हैं, इस तरह से आगे बढ़ा हुआ है। अब इसमें कोई एक रासायनिक पदार्थ भर दिया जो, और इसमें कोई दूसरा भर दिया गया जो आपस में रिएक्शन कर सकती है। जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं मैंने यहां पर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यानी जेली विलियन, AQ मतलब होता है बेटा जेली विलियन, AQ मतलब एक्वस, एक्वा गार्ड नाम सुने हो ना, एक्वा मतलब पानी होता है, एक्वा गार्ड, तो इस जगह पर AQ। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट भर दें हम, मान लेते हैं, दूसरी चीजें भी भर सकते हो जो आपस में रिएक्शन कर सकती, कोई भी 2 चीजें जो आपस में रिएक्शन कर सकती। उन्होंने इसको भर दिया एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों विलियन है। अब इसके बाद जैसे इन दोनों को भरा गया, अब दोनों मिलाना नहीं है ना, दोनों अलग ही रहेगा। उसके बाद इनको टाइटली बंद कर दिया गया, इस नली को पिघला दिया गया और बंद कर दिया गया, बंद हो गया। अब ये ठंडा होने के बाद इसको जा करके तौल लिया गया। तौलने पर इसकी प्रयोग से पहले इसका मास कितना है? W1 है मान लेते हैं। इसका द्रव्यमान कितना है? जब ये करने से पहले यानी कि आपस में मिलाने से पहले ऐसा बना दिया गया, उसको तौल लिया गया। तौलने के बाद इसका मास कितना मिला? जितना भी द्रव्यमान मिला है उस द्रव्यमान को हमने पेपर में नोट कर लिया। फिर इसको उठाया और इसको आपस में मिला करके अच्छे से शेक किया, अच्छे से पकड़ के शेक किया, अच्छे से मिलाया, मिला दिया गया।
इसका मतलब है कि ये एक दूसरे में मिल गए। जब एक दूसरे में मिल जाएगा तो क्या होगा, अभी रिएक्शन बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि NaCl AgNO3 रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AgCl और NaNO3 बन गया। अब देखो पहले ये चीज था उसमें, अब नया चीज बन गया है ये। तो प्रयोग से पहले इसका टोटल द्रव्यमान क्या मिला था, W1, अब प्रयोग के बाद इसका द्रव्यमान मिला W2। अब फिर इसको जाकर के तौला तो उसको मिला W2 द्रव्यमान मिला। मान लीजिए इसका द्रव्यमान मान लेते हैं इस टाइम पर इसका 21 ग्राम रहा होगा, तो प्रयोग के बाद मिलाने के बाद उसने W2 जब चेक किया तो वो भी 21 ग्राम ही मिला। इसका मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया तो हुई लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह प्रूफ करता है कि रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ ना तो उत्पन्न होते हैं ना नष्ट होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है। किसने यह नियम दिया था, नियम दिया था लेउजियर ने, और इसको प्रूफ किया प्रयोग के द्वारा, वो है लैंडोल्ट ने। चलो बेटा एक नियम और देख लेते हैं, रासायनिक संयोग का ये दूसरा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझने और सीखने के लिए। चलो देखें जी, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना भाई। चलो हाँ जी, मैं सबकी चैटिंग देखता हूं बीच बीच में। चलो जो भी है, जिसको जहां से भी नोट करना आप नोट कर सकते हो, पूरी बातों को हम लिख दिए हैं, आप नोट करना बहुत जरूरी, बात समझना जरूरी जो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दो। एक बच्चे ने लिखा है, जयप्रकाश ने, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हिंदी में लेक्चर दीजिए लेकिन 50% भी आप इंग्लिश में वर्ड को कन्वर्ट करके बोलिए। ओके बेटा, और क्या है, चलिए ठीक है, और कौन है, चलिए ठीक है, कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हैं हमारे क्लास में, तो चलिए ध्यान से सुनिए। जरूरत यह है कि आप सबको मेरी क्लास मिले और आप अपनी क्लास में इन चीज़ों को भी नोट करें अच्छे से और अपनी पढ़ाई पूरा करें। अभी इनमें से बताओ कितने स्टूडेंट हैं जो एकदम नए आए हैं मेरे क्लास में, थोड़ा सा सुनना चाहूँगा फिर आगे बढ़ूँगा। कोई स्टूडेंट है, लाइक तो कम हुआ है बेटा, क्या बात है, आज मूड नहीं है क्या पढ़ने का, कि मैंने गलती कर डाला आज की क्लास ये लेकर के चैप्टर जो मैंने आप लोगों को मैंने वोटिंग करा था, तो आप सबने वोटिंग में एक चीज़ बताया था, आपको याद है कि नहीं, मैंने आज सुबह वोटिंग किया था कि मैं आज कौन सा टॉपिक लूँ। मैंने पूछा था आप सबसे कि मैंने पूछा आपको, मैं देख लेते एक बार बताता हूँ मैं क्या ने पूछा था मैंने आपसे, वो आपके सामने रखा हुआ है। मैंने पूछा था आपसे कि क्लास 11th की आज मैं क्लास ले रहा हूँ रात को 8 बजे, और आप वोटिंग करिए कि इसमें से कौन सा चैप्टर चाहिए। तो आपको आपने कहा था, मैंने पूछा था चैप्टर 1 चाहिए, चैप्टर 3 चाहिए, चैप्टर 4 चाहिए कि चैप्टर 6 चाहिए। तो चैप्टर 1 के लिए 71% वोटिंग मिली है, जो सबसे ज़्यादा है। चैप्टर 3 के लिए ओनली 7%, चैप्टर 4 के लिए 12% और चैप्टर 6 के लिए मिला है 10%। अब बताओ कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया था आपको ये बताने का, बोलो क्या ये डिसीजन सही था, बोलिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अभी आज वो नया है, तो बेटा बिल्कुल आपको एक ही बात बोलूँगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 का लिंक दे दिए हैं, उनके आज ये वीडियो पढ़ने के बाद उनके सारे वीडियोस को लाइन से आप देखना, लाइन से पढ़ना, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सा कुछ सीखने को मिलेगा। तो लाइन से पढ़ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लाइव देंगे तभी पढ़ोगे, आप अपलोड वीडियोज़ की तरफ ज़्यादा भरोसा करो, क्योंकि वो वीडियो हमेशा रहते हैं, हमेशा उसको देख सकते हो, कभी भी आप अपने टाइम पर पढ़ो उसको। चलो ठीक है, बात समझ में आया। चलो, स्थिर अनुपात का नियम जिसको कहा जाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था 1799 में, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था 1979 में। स्थिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी यौगिक या कोई भी कंपाउंड, यौगिक किसको बोलते हैं, ये लो NaCl एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है, CH4 एक कंपाउंड है, जो भी बोलें सब एक कंपाउंड ही तो है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने हुए कोई पदार्थ होता है उसे कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। चलिए, यहां पर NaCl है, CO2 है और CH4 है। अब बात समझो
ये नियम क्या कहता है? लिखा हुआ है किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, वो जिनसे बना होता है, द मासेस ऑफ देयर एलिमेंट्स इन कंपाउंड, कोई कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट है उसके द्रव्यमानों में हैव अ डेफिनेट रेशियो, उसके द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। बात समझेंगे? बिल्कुल आसान। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस चीज को। फिर बोला है एक निश्चित अनुपात होता है, बस इतनी बातें ध्यान रखो, चाहे उन्हें किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए, चाहे उस चीज को किसी भी मेथड द्वारा प्राप्त करो या किसी भी सोर्स से प्राप्त करो। एक एग्जांपल की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, चलो मैं पानी को ले लेता हूं। H2O को आप कैसे बना सकते हो? कई तरह से। एक तो इसको कई अलग अलग सोर्सेस हैं, कई अलग अलग स्रोत हैं, नदी है, नाले हैं, बारिश है, समुद्र है, कई अलग अलग स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, वहां पर पानी H2O मिलेगा आपको। H2O को आप दूसरे तरह से भी बना सकते हो। अभी आप क्या कर सकते हो, किसी रासायनिक क्रिया द्वारा यानी कि रिएक्शन द्वारा बना सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूं हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊंगा तो H2O बनेगा, H2O ही बनेगा। बैलेंस कर लो अलग बात है, लेकिन बनेगा तो H2O ही। बैलेंस कर देता हूं, चलिए चलो बैलेंस कर दिया मैंने, 2 लगा दिया, 2 लगा दिया। फाइनली पानी का फॉर्मूला क्या हुआ? H2O ही तो हुआ क्या? इस कंपाउंड में ये देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन को अभी याद कराया था मैंने, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 ऑक्सीजन को याद कराया था मैंने 816, ओके 816, 8 16। चलो इसका अनुपात देखो, हाइड्रोजन 1 ग्राम है मान लेते हैं, और ये 16 भाई द्रव्यमान है। एक आम जो है, मतलब एक आम नहीं बोले, एक बॉल जो है 50 ग्राम का है मान लेते हैं, तो 2 बॉल एक साथ चिपक गया तो 50 दूनी 100 हो गया। वैसे ही तो करना है। तो यहां पर हाइड्रोजन का एक मास है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। ऑक्सीजन का मास कितना होगा टोटल? 16। यानी कि अगर इसका रेशियो देखें, सिंपलेस्ट रेशियो, तो क्या मिलेगा? 1:8 मिलेगा, 1:8 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां पर क्या मिला? अनुराग क्या मिला? लक्ष्मी क्या मिला? इस जगह पे मिला कि इस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जो एलिमेंट है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी कि अवयवी तत्व जो है, उसका द्रव्यमान का रेशियो निश्चित है। पानी को तुम कहीं से भी प्राप्त करो, उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अनुपात है द्रव्यमान के अनुसार 1:8 ही होगा। यह बात किसी कंपाउंड में फॉर्मूला डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है, फॉर्मूला निर्मित करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो यह आपने देखा। चलिए क्या बोल रहे हो? किसी को कोई बात है? समझ में आ गई बातें? फॉर्मूला बताओ। चलिए आप लोगों में से एक चीज पूछना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में क्या अनुपात होगा? बताओ। चलो बताओ बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन में क्या अनुपात होगा? चलें बताओ जल्दी से। हाँ जी, क्या अनुपात होगा? कौन बताएगा जी? यहां पर कार्बन का देखो, कार्बन को याद कैसे किया बेटा? बोलो। कार्बन 612 और ऑक्सीजन तो आपको दिख ही रहा है, तो कार्बन एक कार्बन है तो कितना हुआ? कार्बन का 12 है मास, 12, और ऑक्सीजन कितना है? बोलो 16। इसको मैं अगर सिंपलेस्ट रेशियो में ले जाऊं तो कैसे ले जाऊंगा? सिंपल कर देता हूं, 4 से भाग दे सकता हूं, 4 × 12 तो और ये है 4 × 16, तो ये 3:4 बोल सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में। बाकी वैसे बोलना चाहो तो 12:16 भी बोल सकते हो। तो इस तरह से इनके अनुपात मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत आसान है बेटा जी, बहुत आसान है। 11th वाले बच्चे जो डरते हैं ना केमिस्ट्री से, एक्चुअली क्या स्कूल हुई नहीं है चालू, ट्यूशन हुआ नहीं है चालू, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पढ़ाई होता क्या है। जिस दिन पढ़ाई पता चलेगा ना कि ये पढ़ाई बहुत ईजी वे में जा रहा है, तो बहुत मजा आएगा। और ठीक है बेटा, 12th में आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं ये सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाइए, बताते जाइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे किसी भी कंपाउंड का आप बता सकते हो रेशियो। चलिए ये तो हुआ बात।
स्थिर अनुपात के नियम के लिए ये बताया गया है। अरे कितना बताया थे हमने? 3:4 ना, 12। नो गलत है बेटा, गलत है, गलत कर दिए थे हम लोगों ने। CO2 में सही करो, सही करो, हमने ध्यान नहीं दिया था। C में 12 हो गया और ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 32 होगा। तो कितना होगा? देखो ये कितने पे जाएगा? 3:8 जाएगा। सही है, सही है। थोड़ी गलती हो गई थी, ध्यान दो, सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो। ध्यान नहीं दिए थे। 2 ऑक्सीजन, 16 दूनी 32, 16 2 जा 32। यस, समझ आ रहा है सर। अनुज, क्या नाम है? अरुण कुमार। ओके, चलिए चलिए, गड़बड़ गड़बड़ हो गया था, क्या करेंगे? आई लव यू सर, आई लव यू बेटा। चलो 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 चलो, बढ़िया से बताओ यार, मजा आ रहा है यार, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ओके चलो, अब चलते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर। क्या सचमुच में आप लाइक करते हो? तो लाइक कर दो। और बोलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के पीछे जाने से पहले आपको मैं बोलूंगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या आपको सबको पता है ना? नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो है 2 टॉपिक आने वाला, आपको पता है। गुणित अनुपात का नियम और आएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम और आएगा गैलो-सैक का गैस आयतन संबंधी नियम आएगा। इन सारे नियमों को हमें पढ़ना है आगे जाकर के। तो और रसायन का महत्व क्या है, ये सब चीज़ें हमें आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए बताइए कि आज आप लोगों को सीखने को मिला कि नहीं? बोलिए, सीखने को मिला? अब मुझे एक बात फिर मैं पूछूंगा, जरूर नंबर बताना कि कौन सा है। 0 लेवल की पूरी वीडियो कहां है? 0 लेवल की कितने वीडियो देखे हो आप लोग बताओ? 0 लेवल की बहुत सारी वीडियो बन सकती है, कम से कम आपको बता। ठीक है, आप बोल रहे 0 लेवल की कुछ वीडियो बनाइए, मैं भी जरूर बनाऊंगा। बिल्कुल, आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। पहले बताइए, जल्दी से बताएंगे और कुछ बातें। चलिए, मैं कुछ एक बातें आपसे कहना चाहूंगा। क्या आप सब बताएंगे, सारे स्टूडेंट्स, कि नेक्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर का होना चाहिए? बताइए, नेक्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर का होना चाहिए? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हम लोग इतना कंप्लीट कर चुके हैं, सारे बच्चों को पता होगा। एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपलोड वीडियो में, अपलोड में सारे ऑल चैप्टर्स आपको मिलेंगे। उनको आप देख रहे हो कि नहीं, ये एक बात है। और हमारे पेड कोर्स भी अवेलेबल है, अगर बच्चा देखना चाहता है, करना चाहता है, तो नीचे नंबर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है नंबर ना, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, हमारा कोर्स ले सकते हो। 11th की क्लास बेटा समय कभी वापस नहीं आएगा, तो वहाँ पे जा सकते हो। पेड कोर्स एक लेवल लेके चलता है और हर बच्चा जो सीखने वाला है वो अपने अपने स्टेप बताता है। कुछ बच्चा 1 लिख रहा है, कुछ बच्चा 4 लिख रहा है, कुछ बच्चा 5 लिख रहा है, 6 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 4 लिख रहा है। अब जिस बच्चे को जिस चैप्टर को देखना है वो अपलोड वीडियो में जा सकते हो, क्योंकि आप समझ सकते हो कि लाइव में 7 8 9 10 सारे अपलोड में तो सारे हैं ना, अपलोड में तो सारे हैं ना। जो देखना है आप करो, जो चाहना है वो चाहो आप पढ़ सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी चैप्टर पढ़ना है पढ़ लो अपलोड में। और दूसरी बात, लाइव में हम जो मांगोगे, जो डिमांड करोगे, उस टॉपिक को मैं लेके आऊंगा आपके लिए, मैं वादा करता हूं आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और बोलना चाहूंगा, जो बच्चे पेड कोर्स में आना चाहते हैं उनके लिए भी है, और ये है कि मेरा क्लास जो है विद्याकुल में भी अवेलेबल है और मेरा क्लास जो है विद्याकुल में ही अवेलेबल है, एक बात बता दूं, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा था, तो आप सब प्लीज लाइक करें और आज की क्लास को बेटा सारे दोस्तों को शेयर कर लो। आज एक बार मौका मिला है, शेयर कर दो आज की क्लास, सारे बच्चों को समझाना है, सारे बच्चों को सिखाना है। और व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम, ये इन दोनों नियमों को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे। आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई पहले बता दो जल्दी से। लाइक करो, डिसलाइक मत किया करो बेटा, कोई डिसलाइक में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आप जो डिसलाइक करते हो ना, या तो आप चिढ़ में करते हो या फिर आप इसलिए नहीं करते कि वो क्लास खराब लगा, इसलिए करते हो कि सामने वाले परेशान हो जाएं। और जो लोग कर रहे हैं ऐसा,
उनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी लाइफ है, उनकी सोच है, उनकी ज़िंदगी है, और वो आदमी आगे जा कर के तकलीफ में पड़ सकता है। पेड कोर्स के लिए आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं 9644562030 पर, 9644562030 पर, और 9827497052 पर। और हमारी कोर्सेज के बारे में बताया मैंने कहाँ पे अवेलेबल है। और एक और मज़ेदार बातें कि कुछ बच्चे फिज़िक्स और मैथ्स और बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं कॉमर्स के लिए भी टीचर ला रहा हूँ, तो ये कॉमर्स के लिए, और साथ में केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा मेरी तरफ से। तो ये मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया जहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पढ़ाई है, तो वहाँ पे है, वो चैनल का नाम है प्राइम हैप क्लासेस। तो इस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये चैनल बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। आप जानो मेरे टाइप के टीचर आपको वहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल मेरे टाइप का टीचर मिलने वाला है। तो सारे बच्चों को धन्यवाद। आज मैं, कल आप आओगे, सबका नाम लूँगा, अखिलेश, सोनाली, माही, संतोष, संजय, अंशु, सिमरन, विवेक, इंद्रानी, संजय, करण, मोहम्मद, वो क्या नाम है, मोहम्मद मैंने देख नहीं पाया, मोहम्मद लिखते हो ना तो बड़ा लंबा हो जाता है तो पीछे देख नहीं पाते हैं, लक्ष्मी मीना, हर्षिता और कुंदन जी, कुंदन, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या होगा आप पोलिंग करके ज़रूर बताएंगे, मैं पोलिंग दे दूंगा। क्या इस टॉपिक को पढ़ना है, मैं टॉपिक दूंगा, आप बताते जाना, आपके हिसाब से क्लास लेंगे, ठीक है। क्या आज की क्लास समझ में आई, मजा आ गया? तो आज की क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि आज की क्लास शेयर करने लायक है, अपने दोस्तों को समझाने और सिखाने लायक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।